friends, it's me Anjali from Team Formulator is here with a new lecture of chemistry. आज का जो केमिस्ट्री का लेक्चर है वो केमिस्ट्री का लेक्चर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं हो करके एक पूरी की पूरा जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में है, जो कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो टॉपिक आपका है वो काफी बड़ा है। क्यों? एक तो उसके कोर्स के हिसाब से काफी बड़ा है, साथ साथ आपको मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं और सारे चैप्टर्स काफी अच्छे खासे लेंदी, 10-12 लेक्चर्स, 8 लेक्चर्स तो कम से कम चाहिए ही होंगे उसके लिए। और दूसरी बात ये है, ये सब्जेक्ट इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ का जो सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का जो क्रेडिट है, ये 5.5 क्रेडिट ये सब्जेक्ट अकेले कैरी करता है। 5.5 क्रेडिट मतलब आपका, ये आप समझ लो कि आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको ये अकेले, अगर वो खराब हो गया, मान लो किसी भी वजह से आपका फर्स्ट पेपर खराब हो गया और सेकंड पेपर केमिस्ट्री है या फिर कोई और पेपर खराब हो गया आपके सेम में, तो ये उसको आराम से अपग्रेड कर सकता है या फिर थोड़ा सा कंपनसेट कर सकता है क्योंकि अकेले 5.5 क्रेडिट है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो फाइनल मार्क्स है ना, जो सीजीपी आपका फाइनल है, वो इस सब्जेक्ट पे काफी कुछ ज्यादा डिपेंड करता है। ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें टोटल आपको इतने जो टॉपिक्स है वो समझने हैं। हर टॉपिक में बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है यह मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये सबने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जो आप सबने पढ़ रखी होगी 11th में या 12th में, ठीक है। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपको एटम्स के बारे में पढ़ना है कि एटम्स क्या होता है, एटम्स की संरचना क्या होती है, ठीक है। ये एटम है, एटम में कहाँ, एटम्स में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, कहाँ प्रोटॉन पाया जाता है और कहाँ पे आपका प्रोटॉन पाया जाता है या और कहाँ पे न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं, ये सारी चीजें आपको एटम्स के बारे में जाननी है। उसके बाद जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड लॉज है या थ्योरीज दिए गए, जैसे रदरफोर्ड मॉडल दिया गया, डाल्टन ने मॉडल दिया, बोर्ड्स ने मॉडल दिया, फिर डी ब्रॉगली ने कुछ कहा, तो ये सारी चीजें, ये सारे भी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी बातें कही गई हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। जैसे डी ब्रॉगली की थ्योरी दी गई है कि कैसे डुअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बारे में आपको बात करनी है। इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से अगर रिवॉल्व करता है तो किस स्पीड से रिवॉल्व करता है अपने न्यूक्लियस के अराउंड, अपने सेल्स में कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कैसे होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, शेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या होती है। जैसे आप अगर ये बोलते हो कि एक कोई भी एलिमेंट में का अगर एटॉमिक 35 है, ठीक है, या अगर कोई भी एटॉमिक नंबर ले लीजिए, आप 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, अगर उसका 35 एटॉमिक नंबर है तो वो 35 एटॉमिक कैसे डिसाइड किया जा रहा है, ठीक है। उस 35 अगर एटॉमिक नंबर है उसका, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसमें और प्रोटॉन्स कितने होंगे, ठीक है, या फिर उसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, मास नंबर क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में क्लियर होंगे। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, इसके बाद जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से आगे आइएगा तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, होमोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, हेट्रोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, H2 क्या है और CO2 क्या है, ठीक है। H2 कैसे बनता है और CO2 कैसे बनता होगा, या NH3 कैसे बनता होगा, NH4 कैसे बनता होगा, या बड़े बड़े कंपाउंड्स कैसे बनते होंगे। इसी चैप्टर में आपको आगे जाके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ना है, जो कि आपने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, या नहीं भी पढ़ा है तो उसको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सिस्प्लाटिन के बारे में, आपने सुना होगा क्लोरोफिल के बारे में, ठीक है, आपने सुना होगा हेमोग्लोबिन के बारे में। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। कौन से कंपाउंड के अंतर्गत आता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर्गत आता है। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको एटम्स के बारे में पढ़ना है, एटम्स क्या से बने हुए होते हैं, एटम्स के लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है, जैसे डाल्टन की थ्योरी दी गई है, रदरफोर्ड की थ्योरी दी गई है, उसके बाद आपकी बोर्ड्स की थ्योरी दी गई है, डी ब्रॉगली की कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। उसके बाद जैसे आप यहाँ से मूव करते हो फिर आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ना है कि किसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने स्पीड से घूमता है, कितनी एनर्जी ट्रांजिट होती है, इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो क्या चीजें चेंज होती है, वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जब आगे आप मूव करते हो तो जैसे घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या होती है, एक दीवार तैयार की जाती है, ठीक है। उसके बाद दीवार के बाद ही कुछ होता है ना, तो जो एटम्स है ना, वो दीवार एटम्स क्या होगी, वो उस घर की ईंट हो गई। अब ईंट से ईंट जब लगाओगे तो क्या बनेगी, दीवार बनेगी, फिर जब दीवारों को जोड़ोगे तो एक घर बनता है। उसी हिसाब से जब एटम्स है, एटम्स के बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। कैसे एटम्स मिलेंगे, कौन सा फोर्स होगा जिसके कारण एटम्स एक दूसरे से मिलेंगे, एटम्स जब मिलता है तो कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद जब हम एडवांस स्टडी करेंगे इस चैप्टर की तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसे कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन मतलब आप क्या समझ सकते हो, कोऑर्डिनेशन मतलब आप समझ सकते हो कि कोऑर्डिनेशन मतलब ही क्या होता है, साथ रहना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सारे तरह के बॉन्ड्स आपको दिखेंगे। इसी चैप्टर में आपको बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको आयनिक बॉन्ड्स की भी पता चलेगा कि क्या है, वहां पे वो भी प्रेजेंट होता है, कोवैलेंट भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चैप्टर में आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्ड्स क्या होते हैं, सब कुछ के बारे में पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में, दैट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सेकेंड जो आपका टॉपिक है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, ठीक है। स्पेक्ट्रा होता क्या है, जब भी आप किसी व्हाइट लाइट को अगर प्रिज्म के थ्रू अगर आप पास करते हो तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक ना। उसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम कहेंगे। वैसी हर जो लाइट है, हर अपने वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के अनुसार एक पैटर्न में अरेंज होती है, उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं बेस्ड ऑन की कौन से रेंज में वो आता है। जैसे आईआर इंफ्रारेड टेक्निक यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं, लाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर आपका डील करेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि स्पेक्ट्रम क्या है, उसकी स्टडी क्या है, ठीक है ना, और वो कैसे कैसे यूज में आती है, कौन कौन सा कौन कौन सा ऐसा जॉनर है जहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स को यूज किया जाता है, चाहे वो मॉलिक्यूलर की स्टडी के लिए हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो बायोमेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो मैकेनिकल फील्ड में हो। तो कहाँ कहाँ पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक को यूज करते हैं और कहाँ कहाँ कितने टाइप का ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का टेक्निक होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 आपको इट इज अबाउट द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। थर्ड इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, एंड दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इन फर्स्ट चैप्टर यू हैव रेड अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। तो एटम क्या है, इट इज अ बेसिक ब्लॉक, ठीक है, बेसिक ब्लॉक है। जब एटम्स मिल रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, वो मॉलिक्यूल बन रहा है। अब जब मॉलिक्यूल्स बन गया, ठीक है, तो उसके बीच में मॉलिक्यूल्स भी जब जुड़ रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी जुड़ करके कुछ बड़ा यूनिट बना रहा है। ऑब्वियसली देखिए आप, जैसे मैंने फर्स्ट ही एग्जांपल आपको बताया कि कोई भी घर है या बिल्डिंग है या कुछ भी है, बिकॉज यू ऑल आर मतलब गोइंग टू बी एन इंजीनियर, तो आपको पता होगा कि आपको यही सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। सिविल इंजीनियर है तो आपको पता है कि रोड्स बनाने, ब्रिजेस बनाने, ठीक है। मैकेनिकल में इट इज ऑल अबाउट द टेक्निकल चीजें, जैसे आप ऑटोमोबाइल पढ़ रहे हो या फिर क्या पढ़ रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको इतना तो पता है ना कि सबका कुछ बेसिक यूनिट होता होगा, ठीक है, सबकी कुछ बेसिक यूनिट है, वो सारी बेसिक यूनिट एक जगह मिलती है, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन होता है। तो उसी जैसे जब एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा है, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के साथ अगर रह रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा ही ना। जैसे आप एक बात आप समझो कि अगर कोई दो लोग एक साथ रह रहे हैं तो कोई तो फोर्स होगा, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, नफरत से रहे या खुशी से रहे कोई तो फोर्स होगा ना। तो वैसे मॉलिक्यूल अगर साथ में रह रहा है तो कोई तो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वहां पे। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा या फिर जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। और गैसेज, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है। एक्चुअली गैसेस में जब आप गैस के बारे में पढ़ोगे तो गैस दो टाइप का गैस के बारे में बताया जाता है, एक आइडियल गैस होता है और एक रियल गैस होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आइडियल क्या कुछ होता है? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होता है। एक हाइपोथेसिस है कि इट इज आइडियल और इट इज नॉट आइडियल। मीन्स आइडियल मतलब आप किसी चीज को एक ऐसे पद्धति पे जाके सोचो कि यहाँ पे आप बोल रहे हो कि हाँ यहाँ पे प्रेशर लो है या हाई है, तो एक ऐसा आइडियल कंडीशन जो होता नहीं है या जो जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, उस कंडीशन पे गैस कैसा बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस। और रियल गैसेस क्या, जो आप देख रहे हो सारे रियल गैसेस है, ठीक है। तो इन गैसेस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सर्टेन रूल्स, और वो उस सर्टेन रूल्स को फॉलो करती है। ये गैसेस जो होते हैं इन पे सर्टेन रूल्स लगते हैं, ठीक है ना। वही प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस के इस चैप्टर में आपको उसी लॉस के बारे में पढ़ना, ठीक है। वो लॉस कौन से हैं? एवोगाड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे लॉस के बारे में आपको पढ़ना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस के अंदर, कि बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, एवोगाड्रो लॉ क्या है, ठीक है। तो ये सारे लॉस को आपको यहाँ पे पढ़ना। और एक और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो आपकी है आइडियल गैस इक्वेशन।
यहाँ से हर साल क्वेश्चन आया है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि आइडियल गैस इक्वेशन हर साल आता है, कहीं ना कहीं से किसी भी रिलेट का कहीं से भी आपको रिलेट करके दे देगा। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे फोर्स होते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं, गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, गैसेस कौन कौन से लॉस के अंतर्गत गवर्न किए जाते हैं, इस चैप्टर में आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका है यूज ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड वाटर केमिस्ट्री। द फर्स्ट पार्ट इज डिफरेंट एंड द सेकंड पार्ट इज टोटली डिफरेंट, entirely different actually. In the first part it is all about the free energy in chemical equilibrium. अब what is chemical equilibrium, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम समझना पहले जरूरी है, उसके बाद आप फ्री एनर्जी के बारे में समझोगे, गिब्स एनर्जी या फिर और जो चीजें हैं। पहले तो इक्विलिब्रियम क्या प्रोसेस होता है, तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो। तो केमिकल रिएक्शन में चीजें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D, इट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस मतलब इज फॉर्मिंग C प्लस D। तो जो इस साइड वाला पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब इस पोजीशन पे हम क्या देखते हैं, इस पोजीशन पे हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट से जैसे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही रिवर्स में प्रोडक्ट भी क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा। जब एक ऐसा फेज आ जाएगा जब रिएक्टेंट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, जितना ये है उतना ये है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या पॉइंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आता है तो उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको यही रिएक्शंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, और जितने भी रिलेटेड उससे टर्म्स है, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में आपको पढ़ना है, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में, हीट ऑफ एनर्जी क्या होता है, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा H क्या है, डेल्टा T क्या है, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जैसे आइसोबारिक रिएक्शन, आइसोकोरिक रिएक्शन। तो आपको इस सारा का जो सारा टॉपिक्स है ना, इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज इस चैप्टर में लेनी है। देन द सेकेंड पार्ट इज वाटर केमिस्ट्री, ठीक है। वाटर केमिस्ट्री क्या है, वाटर केमिस्ट्री इज जो आप पानी देख रहे हो, सबसे पहले तो पानी है क्या, H2O, इट इज H2O। पानी का पीएच क्या होता है, पीएच आपको सबको पता होगा कि पीएच क्या है। पीएच क्या होता है कि जो भी एसिडिटी या बेसिसिटी या फिर H प्लस आयन का जो का जो पैरामीटर है कि वो जज करता है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में या पर्टिकुलर चीज में कितना H प्लस है, ठीक है। तो ये बताता है पीएच। तो पानी का पीएच क्या होना चाहिए, पानी का पीएच होता है 7, दैट इज न्यूट्रल। तो प्योर वाटर इज न्यूट्रल, इट इज नॉट एसिडिक और बेसिक, इट इज प्योरली, इट हैज पीएच ऑफ 7, ठीक है। तो वाटर केमिस्ट्री में हमें ये पढ़ना है कि हार्ड वाटर क्या होता है और सॉल्ट वाटर क्या होता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि आप कहीं जाते होंगे तो वहां पे आपके दादा या फिर चाचा बोलते हैं ये पानी बड़ा हार्ड है, ठीक है ना, ये यहाँ का पानी ना बड़ा हार्ड है, ये पानी अच्छा नहीं है, ठीक है। कहीं बोलते नहीं ये पानी बहुत अच्छा है, पानी सॉफ्ट है या पानी अच्छा है, ठीक है। तो कभी आपने सोचा है कि पानी हार्ड और पानी सॉफ्ट मतलब क्या होता होगा। तो पानी हार्ड और सॉफ्ट का मतलब ये नहीं कि उसका वजन बढ़ रहा है या वजन घट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ड वाटर एंड सॉल्ट वाटर is a categorization of water on the basis of presence of salt in it. हार्ड वाटर या सॉल्ट वाटर कैसे हम मतलब कैटेगराइज करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं कि जो हार्ड वाटर होता है ना, जो हार्ड वाटर होता है उसमें क्या होता है कि उसमें आपका जो आयंस होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं। तो ये सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
हार्ड वाटर में, ठीक है। जबकि सॉफ्ट वाटर में ये सारी चीजें कम अमाउंट में होती है। अब देखिए, जब वाटर हार्ड है या वाटर हार्ड है तो अब उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। जैसे हम लोग घर में आरओ लगाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है वो लगाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आपके घर में भी बहुत सारे के घर में कैंट होगा, एक्वागार्ड होगा, तो वो करता क्या है, वो वाटर को प्यूरिफाई करता है। जो हार्ड वाटर उसको क्या करता है, इट सॉफ्टन द हार्ड वाटर, ठीक है। तो वाटर केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, वाटर को सॉफ्ट बनाने या वाटर को प्योर बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज होता है। जैसे आपका सोडा प्रोसेस यूज होता है, या कौन 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 से आपका फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोसेसेस है ये इस वाटर को सॉफ्टन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो कैसे यूज होता है, बॉईल करके भी वाटर को, जब आप पानी बॉईल करोगे, बहुत जगह के देखोगे ना, जब आप पानी बॉईल कर रहे हो ना, तो उसमें जब पानी आपने बॉईल कर लिया अच्छे से, उसके बाद देखोगे जब पानी ठंडा होता है ना, तो उसके ऊपर एक लेयर रहती है व्हाइट कलर की, आपको छोटी छोटी व्हाइट कलर की चीजें दिखेगी। तो वो रहता है क्या है, वो एक्चुअली सॉल्ट्स होता है, ठीक है ना। कुछ सॉल्ट्स क्या होते हैं, टेम्पररी सॉल्ट्स होते हैं, मतलब जो कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो पानी में टेम्पररी हार्डनेस लेके आते हैं, कुछ क्या होते हैं जो परमानेंट हार्डनेस लेके आते हैं। जब आप पानी को बॉईल करते हो ना, जो जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना, जो उसमें टेम्पररी हार्डनेस लेके आते हैं, जिसके कारण पानी टेम्पररी हार्ड हो जाता है। टेम्पररी मतलब जो कुछ पीरियड के लिए आप उसको बॉईल करोगे वो टेम्पररी हार्डनेस हट जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब पानी आप गर्म करते हो, तो पानी आप जब बॉईल करते हो अच्छे से, जब पानी ठंडा हो जाता है तो उसमें व्हाइट 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 कलर का आपको कुछ दिखेगा। वो क्या, वो एक्चुअली सॉल्ट्स है, ठीक है ना। वो जो ऊपर आ गया बॉइलिंग के कारण, वो ऊपर आ गया। तो उसी हिसाब से बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, जिससे पानी को सॉर्ट किया जाता है। उसमें कौन कौन सा प्रोसेस है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, वाटर केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 हो गया आपका। नेक्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक मतलब होता क्या, ठीक है। पीरियोडिक मतलब होता है जो, जैसे बोलते हैं ना, एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करे, एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, या एक सीक्वेंस के बाद अपने आप को वो जब रिपीट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पीरियोडिक कहते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे आपको पढ़ना है क्या, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। क्या करना है, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल कब से आया, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया, फिर अभी तो सबसे पहले आप अगर देखोगे तो आपका डॉबेनियर के ट्राइड्स आए, ठीक है ना। फिर आपका न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स आया, उसके बाद फिर आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया, उसके बाद आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अब आप यूज करते हो, ठीक है, जो आपके रूम में लगा रहता है, ठीक है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा है, उसमें कितने एलिमेंट्स है, उसमें कैसे कैसे एलिमेंट्स जो है ना वो अपना हर टाइम के बाद अपना एक प्रॉपर्टी जो चेंज करते हैं, एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है कि कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक का है, कौन सा पी ब्लॉक का है, कौन सा डी ब्लॉक का है, और कौन सा एफ ब्लॉक का है, ठीक है। कैसे आप एलिमेंट को आप क्लासिफाई करते हो। नेक्स्ट इसमें आपको पढ़ना है कि कैसे कैसे एलिमेंट, कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, लैंथेनाइड्स क्या होता है, ठीक है, लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं, एक्टिनाइड्स क्या होते हैं। तो ये सारे आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में, कौन से एलिमेंट्स कैसी कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन सा कंपाउंड एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, ये आपको कैसे क्लासिफाई आप करोगे, कौन सा एलिमेंट कैसा प्रोडक्ट, कैसा कंपाउंड बनाएगा, सॉरी कैसा कंपाउंड बनाएगा, वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा या फिर आपका फिर सॉरी या आयनिक कंपाउंड बनाएगा या कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, इसके बारे में आपको पता करना है। कौन सा मेटल होता है, कौन सा नॉन मेटल होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपका काफी मतलब अगर देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा याद करना है इस चैप्टर में कंपैरेटिवली, बाकी चैप्टर से थोड़ा ज्यादा याद करना है, लेकिन ये चैप्टर है बहुत अच्छा, बहुत सिंपल है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इससे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। इससे जैसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले भी करवा रखे हैं, पहले भी वैसे ही क्वेश्चन आया है एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में, चाहे वो आपका एमसीक्यू से आए, वो भी वैसे ही क्वेश्चन आता है, या फिर आपका प्रॉपर जो वो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ऊपर से आपके पास काफी ज्यादा ना ये रहता है चूज करने का, जो है ना आपके पास रहता है कि आप ये क्वेश्चन छोड़ के वो क्वेश्चन बना सकते हो। तो अगर आपने इसमें से ये जो पूरा 7 चैप्टर में आपके 5 चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हुए है ना, अच्छे से यहाँ आपने 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप ये रख सकते हो कि हाँ आपको आराम से आप 75 एबव तो आराम से, मतलब विदाउट एनी डाउट 75 एबव तो आप क्रॉस कर सकते हो। 5 चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री अब यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, जब कंपाउंड जो है, मतलब कहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है ना, कोवैलेंट कंपाउंड जहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा
स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, यहाँ पे टाइप ऑफ आपको बॉन्ड्स पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर में आपको वो पढ़ना है। उसके बाद आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से सिमेट्री क्या होती है। कोई भी कंपाउंड जो होता है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है या फिर उसके उसके में आइसोमेरिज्म कैसा होता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है अब ये समझ लीजिए थोड़ा सा ब्रीफ में। आइसोमेरिज्म होता है ना कि दो या दो से ज्यादा वैसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम है। क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है, उसको आइसोमर्स कहते हैं। तो इसकी में इस चैप्टर में आपको आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है कि आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको इसी चैप्टर में आप जब आगे पढ़ोगे स्टीरियो केमिस्ट्री में ही, तो आपको और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसी का एक कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ना है, जो आपने 12th में कहीं ना कहीं पढ़ा है उसका थोड़ा अच्छे से उसको एक बार रिवाइज करना है स्टीरियो केमिस्ट्री के रूप में। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक रिएक्शन, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, और इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक रिएक्शन, कि ऑर्गेनिक अगर मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, कैसे वाइटामिन बन रहा है, कैसे प्रोटीन बन रहा है, कैसे इन सारी चीजों का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है ना, या फिर कैसे ड्रग्स बन रहे हैं, कौन कौन सा रिएक्शन होता है, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, कैसे दो मॉलिक्यूल मिल करके ऐड होकर के एक नया बनाते हैं, कैसे एक रिएक्टेंट में एक चीज हटा करके अगर दूसरा कोई अलग ग्रुप आ जाएगा तो वो कैसे उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब एक मॉलिक्यूल से कुछ हटा करके एक नया कंपाउंड बना दो, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर ड्रग कैसे सिंथेसाइज होता है, ये सब चीजें पढ़नी है, टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा जो टॉपिक है ये यहीं पे कवर हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो ये आपका पूरा का पूरा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का कोर्स स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या और कैसे पढ़ना, ठीक है, अप्रोच क्या रहेगा हमारा जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आपको चाहे आप इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ो या कोई भी चैप्टर्स पढ़ो, सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि क्वेश्चंस जहां तक देखे जाते हैं ना काफी बेसिक क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बाप रे बाप बहुत टफ आता है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जैसे आप उसको डील करोगे, क्योंकि ये अब बहुत पहले से ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते, लेकिन हाँ जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको बस अच्छे से एक बार देखने की जरूरत है, कोर्स को समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो कोर्स को समझने की जरूरत है कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है और आपको किसके लिए पढ़ना है। तो अब दिमाग में रखो कि आपको 5.5 क्रेडिट के लिए पढ़ना, ठीक है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट होता है भाई, मतलब बहुत ज्यादा ये अपने आप में ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मार्क्स वाले बेसिस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी इट इज नॉट ऑफ फॉर द फ्यूचर यूज, आपका फ्यूचर में बहुत काम नहीं आएगा ये सब्जेक्ट, और लाइक द अदर चैप्टर्स जहाँ पे आप सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो आपके इंजीनियरिंग कोर ब्रांचेस में पढ़ने जाते होंगे, लेकिन ये चैप्टर आपके क्रेडिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आपका जो ओवरऑल सीजीपी है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सुधारना है, ठीक है। तो अगर आप एक ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपका एक दो सब्जेक्ट का जो अगर मान लो थोड़ा बहुत नीचे भी है ना वो भी आराम से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, या कंपनसेट हो जाएगा उसके भी मार्क्स। तो ये जो सब्जेक्ट है इसलिए नहीं क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज इट कंटेन 5.5 क्रेडिट। तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि ये सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ना है। मैंने आपको कोर्स स्ट्रक्चर बता दिया, हमारा ऐप है फॉर्मुलेटर जो कि आपको आराम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पे सारे कोर्सेज जो भी इस चैप्टर या फिर आपके सारे AQ के सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस से रिलेटेड है वो सारे के सारे अवेलेबल है, आपको डाउनलोड कीजिए, वहां सेक्शन में जाएगी, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है वहां पे स्टोर पे जाकर उस पर क्लिक करिए, और जो भी अमाउंट है या वहां पे आपके डेमो लेक्चर्स भी प्रेजेंट है, उस लेक्चर्स को देखिए। सो आई होप कि इस कोर्स स्ट्रक्चर को लेकर के आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज इस चीज को ऐप पे पोस्ट कीजिए, या फिर अगर यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे पोस्ट कीजिए। लेट अस नो कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, हमें कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो डू लेट अस नो दैट। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डाउनलोड द ऐप। थैंक यू।